दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन को समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि आखिर अमेरिका कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना और आज इसके डोमिनेशन के खत्म होने की चर्चा क्यों हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी आर्थिक ताकत, तकनीकी विकास और सैन्य शक्ति के दम पर पूरे विश्व को प्रभावित करना शुरू किया। डॉलर को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित किया गया, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक तरह से बॉस की पोजीशन मिल गई। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था और उसने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत अपने डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ बना दिया। इसके बाद नाटो की स्थापना हुई, जिसने अमेरिका को यूरोप और बाकी पश्चिमी देशों के साथ मिलकर सोवियत संघ का मुकाबला करने का मौका दिया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दो सुपर पावर के रूप में उभरे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका अकेला ग्लोबल लीडर बनकर खड़ा हो गया। 90 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक में अमेरिका का डोमिनेशन इतना मजबूत था कि उसने इराक, अफगानिस्तान, लीबिया जैसे देशों में बिना किसी बड़े विरोध के सैन्य कार्रवाई की और अपने हितों को साधा। हॉलीवुड, सिलिकॉन वैली, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों के जरिए अमेरिका ने दुनिया के लोगों के दिमाग और बाजार दोनों पर कब्जा किया। संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संस्थानों में भी अमेरिका का वर्चस्व बना रहा। लेकिन 2008 की आर्थिक मंदी ने अमेरिकी सिस्टम की कमजोरी उजागर कर दी। वहीं दूसरी तरफ चीन तेजी से उभरने लगा। चीन की GDP ने रिकॉर्ड गति से ग्रोथ की और आज वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को टक्कर दे रहा है। रूस ने भी अपने संसाधनों और सैन्य ताकत के बल पर ग्लोबल मंच पर दोबारा वापसी की। भारत ने भी IT सेक्टर, स्पेस प्रोग्राम और जनसंख्या की ताकत के दम पर खुद को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना शुरू किया। यही वह समय है जब पहली बार यह सवाल उठने लगा कि क्या अमेरिका का एक छत्र शासन खत्म हो रहा है और क्या दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। अमेरिका की विदेश नीति पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, खासकर मध्य पूर्व और एशिया में उसकी दखलंदाजी पर। कई देशों ने अब अमेरिका के डोमिनेशन को चुनौती देना शुरू कर दिया है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, जबकि रूस ने यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा संसाधनों के जरिए यूरोप की नीतियों पर दबाव बनाया। इसी बीच भारत जैसे देश ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने लगे। इन सारी घटनाओं ने दुनिया को एक संकेत दिया कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के इशारे पर नहीं चलने वाली। इस बदलते हुए परिदृश्य को ही हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसमें अमेरिका के साथ साथ चीन, रूस, भारत, यूरोपीय संघ और अन्य उभरते हुए देश भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम मौजूदा समय में देखें तो अमेरिका के डोमिनेशन को चुनौती देने वाले कई संकेत साफ दिखाई देते हैं। सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में वह GDP के मामले में अमेरिका को पछाड़ सकता है। चीन का विनिर्माण सेक्टर पूरी दुनिया को प्रभावित कर चुका है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो या फिर स्टील और अन्य उत्पाद। इसके अलावा चीन की टेक कंपनियां जैसे वावे, अलीबाबा और टेंसेंट आज ग्लोबल स्तर पर चुनौती बन चुकी हैं। वहीं रूस भी यूक्रेन युद्ध के बावजूद यूरोप के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है और उसने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत, चीन, ईरान जैसे देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया है। अमेरिका की बड़ी कमजोरी यह है कि उसने पिछले दशकों में कई बार अपने सैन्य हस्तक्षेप से वैश्विक असंतोष पैदा किया है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी उसके डोमिनेशन के कमजोर होने का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, क्योंकि 20 साल तक अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद वह तालिबान को रोक नहीं पाया।
इसी तरह इराक और लीबिया में भी अमेरिकी दखल ने केवल अराजकता पैदा की। इस बीच यूरोपीय संघ ने भी कई बार अमेरिकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं, खासकर रूस से जुड़ी ऊर्जा नीतियों पर। डॉलर का दबदबा भी धीरे धीरे चुनौती में है। कई देश अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने लगे हैं। उदाहरण के लिए भारत और रूस ने तेल व्यापार के लिए रुपए और रूबल का इस्तेमाल किया, वहीं चीन और ब्राजील ने आपसी लेन देन में डॉलर की जगह युआन और रियल का प्रयोग किया। इसको डीडॉलराइजेशन कहा जा रहा है, जो सीधे सीधे अमेरिकी डोमिनेशन को कमजोर करता है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। हाल ही में ब्रिक्स में नए देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और ईरान को शामिल किया गया, जिससे यह समूह और मजबूत हो गया है। वहीं अमेरिका के अपने अंदर भी कई समस्याएं हैं। नस्लीय भेदभाव, गन वायलेंस, राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां उसकी ग्लोबल इमेज को कमजोर कर रही हैं। दूसरी ओर भारत जैसे देश, जो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। G20 में भारत की प्रेसिडेंसी ने यह दिखाया कि अब उभरते हुए देशों की आवाज भी सुनी जा रही है। यही वजह है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अब और भी मजबूत होता जा रहा है। अमेरिका अब भले ही अभी भी सबसे ताकतवर सैन्य और आर्थिक शक्ति है, लेकिन वह अकेला बॉस नहीं रहा। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिकी डोमिनेशन का उदय मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जब यूरोप तबाह हो चुका था और एशिया के बड़े हिस्से भी युद्ध की चपेट में आ चुके थे। अमेरिका ने उस समय अपनी औद्योगिक ताकत, टेक्नोलॉजी और डॉलर की मजबूती के बल पर पूरी दुनिया में प्रभाव जमाया। मार्शल प्लान के जरिए यूरोप को आर्थिक मदद दी गई, नाटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाए गए और डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी का दर्जा दिलाया गया। लेकिन अब वही नींव धीरे धीरे हिलती दिख रही है। एक तरफ यूरोप ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अमेरिका से ज्यादा चीन और भारत जैसे उभरते देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दर्जनों देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और निवेश से जोड़ दिया है, जिससे अमेरिकी प्रभाव कम हुआ है। भारत ने भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंधों के जरिए अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाया है। इस बीच रूस चीन की साझेदारी ने भी अमेरिका को टक्कर देने की नई दिशा दी है। यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को रूस के खिलाफ एकजुट किया, लेकिन उसी दौरान रूस ने भारत और चीन के साथ व्यापार बढ़ा दिया और एशियाई देशों में अपनी ऊर्जा की सप्लाई को नए स्तर पर पहुंचा दिया। डॉलर की जगह स्थानीय करेंसी में लेन देन की बढ़ती प्रवृत्ति इस बात का सबूत है कि अमेरिकी आर्थिक डोमिनेशन अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। सऊदी अरब जैसे देश भी पेट्रोडॉलर से हटकर युआन में डील करने पर विचार कर रहे हैं, जो अमेरिका की दशकों पुरानी ताकत को सीधी चुनौती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी अब भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों की आवाज पहले से कहीं अधिक सुनी जा रही है। अमेरिका ने एक समय इन संस्थाओं के जरिए अपनी नीतियां थोप दी थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अमेरिकी हस्तक्षेप को डबल स्टैंडर्ड मानने लगे हैं, चाहे वह मानवाधिकार का मुद्दा हो या लोकतंत्र की बातें। यही वजह है कि अब देशों को लगता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ही ज्यादा संतुलित और सुरक्षित होगा, जहां शक्ति केवल वाशिंगटन डीसी पर केंद्रित न होकर कई केंद्रों में बंटी हो।
इस बदलते हुए परिदृश्य ने अमेरिकी डोमिनेशन को पहले की तरह सर्वशक्तिमान रहने से रोक दिया है और यह प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हम वर्तमान वैश्विक राजनीतिक माहौल पर ध्यान दें तो साफ दिखाई देता है कि अमेरिका का डोमिनेशन कई मोर्चों पर दरक रहा है। सबसे पहले सैन्य दृष्टि से देखें तो भले ही अमेरिका के पास अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट और अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन दूसरी ओर रूस और चीन ने पिछले दशक में अपनी सैन्य क्षमताओं को कई गुना बढ़ाया है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी नेवी को जबरदस्त तरीके से खड़ा किया है और आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर अमेरिका को चुनौती दी है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी तकनीकों में बढ़त हासिल की है, जिसके सामने अमेरिका के पुराने हथियार सिस्टम कमजोर साबित हो रहे हैं। अमेरिका को अब यह डर सता रहा है कि वह किसी बड़े युद्ध में एक तरफा बढ़त नहीं रख पाएगा। वहीं दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को लगातार झटके लग रहे हैं। उसकी भारी कर्जदारी, बजट घाटा और लगातार बढ़ती महंगाई ने उसकी छवि को कमजोर किया है। डॉलर को वैश्विक करेंसी बनाए रखने का जो दबदबा था, उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में लेन देन, सऊदी अरब द्वारा पेट्रोडॉलर के विकल्प पर विचार और चीन द्वारा युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिशें अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती हैं। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका अब अकेला अग्रणी नहीं रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में चीन, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि भारत ने भी तेजी से प्रगति की है। भारत की आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप इकोसिस्टम अब वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं और अमेरिका को अपनी निर्भरता कम करने पर मजबूर कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर देखें तो अमेरिका के पुराने मित्र भी अब उसके साथ हर मुद्दे पर खड़े नहीं होते। यूरोप ने रूस से गैस सप्लाई पर अमेरिकी दबाव झेला, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने कई बार अमेरिकी नीतियों पर सवाल उठाए। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई ने चीन और रूस के साथ संबंध मजबूत करके यह संदेश दिया कि अब वे केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। अफ्रीका में भी चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रूस की सुरक्षा सहायता ने अमेरिका की पकड़ को ढीला कर दिया है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुनिया भर में लोगों की सोच भी बदल रही है। पहले अमेरिका को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और लीबिया में उसकी नीतियों ने यह छवि धूमिल कर दी है। अब लोग मानते हैं कि अमेरिका अपने हितों के लिए कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता है और यही कारण है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का विचार तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, चीन, रूस, यूरोपीय संघ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सभी अपनी अपनी शक्ति केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका का डोमिनेशन अब केवल एक मिथक बनता जा रहा है, क्योंकि ताकत कई हिस्सों में बंट रही है और यही मल्टीपोलर सिस्टम आने वाले दशकों में दुनिया का नया चेहरा होगा। अमेरिका के डोमिनेशन के कमजोर पड़ने की एक और बड़ी वजह उसकी आंतरिक चुनौतियां हैं, जिन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बहसों में कम महत्व दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये उसके वैश्विक प्रभाव को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण इतनी गहराई तक पहुंच चुका है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स लगभग हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर, जलवायु परिवर्तन और टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राजनीति बंटी हुई है, जिससे सरकार की नीतियां लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसके अलावा नस्लीय भेदभाव और गन वायलेंस जैसी समस्याएं उसकी समाज व्यवस्था को अंदर से कमजोर कर रही हैं। हर साल अमेरिका में हजारों लोग गोलीबारी की घटनाओं में मारे जाते हैं और यह स्थिति दुनिया को दिखाती है कि अमेरिका अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने में असफल हो रहा है। यही नहीं,
आर्थिक असमानता भी वहां एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अरबती और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जहां लगातार अमीर होती जा रही हैं, वहीं मध्यम वर्ग और गरीब लोग संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च इतना अधिक है कि आम अमेरिकी नागरिक पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इन आंतरिक समस्याओं ने अमेरिका की ग्लोबल इमेज को धूमिल कर दिया है, क्योंकि जब कोई देश खुद अपने नागरिकों की बुनियादी समस्याओं को हल नहीं कर पाता तो वह दुनिया को यह कैसे विश्वास दिला सकता है कि वह सबके लिए आदर्श नेतृत्व कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन, रूस जैसे देश इन कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती डिजिटल पेमेंट सेवाओं और तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की छवि बनाई है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका और एशिया के देशों को निवेश और कर्ज देकर अपने साथ जोड़ा है, जबकि रूस ऊर्जा और रक्षा सहयोग के जरिए यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी पकड़ बनाए हुए है। अमेरिका की सॉफ्ट पावर भी अब पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही। हॉलीवुड और अमेरिकी मीडिया भले ही अभी भी बड़ी ताकत रखते हों, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अन्य देशों की संस्कृति, संगीत और सिनेमा भी तेजी से वैश्विक पहचान बना रहे हैं। कोरियन पॉप, भारतीय सिनेमा और चीनी ड्रामा अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे और पसंद किए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका की सांस्कृतिक पकड़ भी अब पहले जैसी नहीं रही। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी अमेरिका का रवैया दोहरे मानदंड वाला दिखाई देता है। उसने कई बार पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रयासों से खुद को अलग किया, जिससे उसकी छवि और बिगड़ी। इसके उलट यूरोप, भारत और चीन जैसे देशों ने ग्रीन एनर्जी पर जोर देकर अपनी जिम्मेदारी को दिखाया है। इन सभी फैक्टर्स का संयुक्त असर यह है कि अमेरिका का डोमिनेशन धीरे धीरे भीतर और बाहर दोनों तरफ से कमजोर पड़ता जा रहा है, और यही कारण है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड का विचार केवल एक थ्योरी नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा में सबसे अहम फैक्टर रूस और चीन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्योंकि इन दोनों देशों ने पिछले कुछ सालों में अपने रिश्तों को इतना मजबूत बना लिया है कि यह अमेरिका के यूनिपोलर डोमिनेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। चीन अपनी आर्थिक ताकत यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी के साथ अमेरिका को चुनौती दे रहा है, और आने वाले समय में इसे पीछे छोड़ने की संभावना है। वहीं रूस अपनी विशाल मिलिट्री कैपेबिलिटी, एनर्जी रिसोर्सेज और न्यूक्लियर आर्सेनल के कारण सुपर पावर की हैसियत रखता है। यही वजह है कि जब ये दोनों देश एक साथ आते हैं तो अमेरिका की शक्ति को सीधी चुनौती मिलती है। उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को चीन ने रूस का साथ देकर और ट्रेड व एनर्जी सपोर्ट देकर कमजोर कर दिया। इसी तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को दोनों देश मिलकर इतना मजबूत बना रहे हैं कि पश्चिमी देशों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी हो रही है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भी रूस की भागीदारी से और व्यापक हो गया है, जिससे एशिया और यूरोप के बीच नई कनेक्टिविटी बन रही है और अमेरिका की सप्लाई चेन डोमिनेशन घट रही है। मिलिट्री स्तर पर दोनों देशों ने जॉइंट एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ा दी है और पैसिफिक रीजन में मिलकर नौसैनिक अभ्यास किए हैं, जिससे अमेरिका के लिए चीन या रूस को अलग अलग काउंटर करना लगभग नामुमकिन हो गया है। खासकर अगर कल को ताइवान पर चीन ने हमला किया और रूस ने खुला सपोर्ट किया तो ग्लोबल पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। आर्थिक स्तर पर भी रूस और चीन ने डीडॉलराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए डॉलर की बजाय युआन और रूबल में ट्रेड करना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका की करेंसी डोमिनेशन पर सीधा असर पड़ रहा है।
यही कारण है कि अमेरिका को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चिंता अब इस ईस्टर्न अलायंस से है, क्योंकि यह सिर्फ एंटी अमेरिका गठबंधन नहीं बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स बिना अमेरिका की लीडरशिप के भी चल सकती है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या रूस चीन अलायंस लंबे समय तक टिक पाएगा या आंतरिक चुनौतियां जैसे ट्रेड असंतुलन और हिस्टोरिकल बॉर्डर डिस्प्यूट्स इसे कमजोर कर देंगे। भारत की स्थिति आज की जियोपॉलिटिक्स में बेहद खास है, क्योंकि भारत न तो पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में है और न ही रूस चीन ब्लॉक में पूरी तरह शामिल है, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए दोनों पक्षों से रिश्ते मैनेज कर रहा है। और यही भारत को मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक संभावित गेम चेंजर बनाता है। अमेरिका भारत को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे फोरम में शामिल करके इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को बैलेंस करना चाहता है। वहीं रूस दशकों से भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा पार्टनर रहा है और भारत की 60 से 70% मिलिट्री टेक्नोलॉजी अब भी रूस से आती है। दूसरी ओर चीन भारत का पड़ोसी और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स और स्ट्रेटेजिक राइवलरी इसे जटिल बनाते हैं। ऐसे में भारत को हर कदम सोच समझकर चलना पड़ रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भी भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बड़ी मात्रा में डिस्काउंटेड रूसी ऑयल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, जबकि पश्चिमी देशों ने इस पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी ओर भारत अमेरिकी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और मिलिट्री कोऑपरेशन को भी बढ़ा रहा है, ताकि उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी मॉडर्न हो सके। यह बैलेंसिंग एक्ट भारत की डिप्लोमेटिक ताकत को दिखाता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका मार्केट, जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी मानते हैं कि भारत अगले दशक में तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है और यह स्थिति उसे ग्लोबल पावर बैलेंस में अहम खिलाड़ी बना देगी। इसके अलावा भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया के सामने रखकर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी नेतृत्व कर सकता है, खासकर क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे क्षेत्रों में। भारत के पास सॉफ्ट पावर भी है। बॉलीवुड, योग, आयुर्वेद और डिजिटल डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया में भारत की इमेज सकारात्मक है। अमेरिका और यूरोप को भी भारत के लोकतांत्रिक मॉडल की जरूरत है, ताकि वह चीन के ऑथोरिटेरियन मॉडल का बैलेंस कर सके। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल में लगातार तनाव, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद की समस्या और घरेलू स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार से जुड़ी चुनौतियां भारत की ग्रोथ को धीमा कर सकती हैं। लेकिन अगर भारत अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रगति को सही दिशा में लेकर जाता है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखता है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत स्विंग स्टेट की तरह काम करेगा, जो तय करेगा कि ग्लोबल बैलेंस किस दिशा में जाएगा। यानी भारत न केवल एक बड़ा बाजार और मिलिट्री पावर होगा, बल्कि डिप्लोमेटिक तौर पर वह ऐसा देश बन सकता है जो अमेरिका, रूस और चीन तीनों के बीच पावर डायनामिक्स को प्रभावित करेगा। यूरोप की भूमिका मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक यूरोप पूरी तरह अमेरिका के सुरक्षा छाते पर निर्भर रहा है, खासकर नाटो के जरिए। लेकिन अब बदलते हालात में यूरोपीय देश यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वे हमेशा अमेरिका पर डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए निर्भर रह सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को यह एहसास दिलाया कि ऊर्जा और सुरक्षा दोनों मामलों में उनकी नीतियां कमजोर रही हैं। रूस से गैस सप्लाई बंद होने के बाद जर्मनी जैसे देश गहरे आर्थिक संकट में आ गए और उन्हें अमेरिका से महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ी। इस घटना ने यूरोप को यह सीख दी कि सिर्फ एक पावर पर निर्भर रहना खतरनाक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कई बार कह चुके हैं कि यूरोप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जरूरत है, यानी अपनी डिफेंस, एनर्जी और फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से अलग सोचनी चाहिए। वहीं जर्मनी ने भी अपने डिफेंस बजट को तेजी से बढ़ाया है, ताकि नाटो पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े।
यूरोप की एक और बड़ी दुविधा यह है कि उनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा चीन के साथ ट्रेड पर निर्भर है। जर्मनी की कार कंपनियां और फ्रांस की लग्जरी ब्रांड्स चीन में बड़े मार्केट पर टिके हैं। ऐसे में वे चीन को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका उन्हें लगातार चीन से दूरी बनाने के लिए दबाव डालता है। दूसरी ओर रूस के खिलाफ यूरोप की सख्ती ने रूस को पूरी तरह चीन के करीब धकेल दिया और अब रूस चीन गठबंधन यूरोप की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती बन गया है। ब्रिटेन, जो पहले ईयू का हिस्सा था, अब अमेरिका के और ज्यादा करीब चला गया है और ऑकूस जैसे सिक्योरिटी अलायंस में शामिल होकर इंडो पैसिफिक में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वहीं फ्रांस और जर्मनी अब भी चाहते हैं कि यूरोप अपनी अलग पहचान बनाए और अमेरिका चीन टकराव में बेमतलब की कीमत न चुकाए। यूरोप की इन आंतरिक मतभेदों की वजह से उसकी वैश्विक शक्ति कमजोर होती जा रही है और यही मल्टीपोलर वर्ल्ड को और जटिल बनाता है। कुल मिलाकर यूरोप अब एक क्रॉसरोड पर खड़ा है। अगर वह अमेरिका के साथ पूरी तरह खड़ा रहता है तो उसकी इकोनॉमिक स्वतंत्रता कमजोर होगी। अगर वह चीन और रूस से संतुलन साधने की कोशिश करता है तो अमेरिका नाराज होगा। इसी उलझन में यूरोप को अपना रोल तय करना है और यही तय करेगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में यूरोप एक स्वतंत्र पावर बनेगा या फिर अमेरिका की छाया में ही रहेगा। मध्य पूर्व लंबे समय तक अमेरिकी डोमिनेशन का केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ की तेल संपत्ति ने अमेरिका को न केवल आर्थिक बल्कि भूराजनीतिक रूप से भी मजबूत बनाए रखा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदल रही है। सऊदी अरब, जो कभी पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में था, अब चीन और रूस के साथ अपने रिश्ते गहराते जा रहा है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी को खत्म कराकर एक ऐतिहासिक शांति समझौता कराया, जो पहले अमेरिका की भूमिका होती थी। इससे साफ हो गया कि अब मध्य पूर्व के देश भी अमेरिका को अकेला मध्यस्थ नहीं मानते। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश ब्रिक्स प्लस जैसी नई संरचनाओं में शामिल हो रहे हैं, जो अमेरिकी डॉलर की पकड़ को चुनौती देने की दिशा में कदम है। इसके अलावा तेल का व्यापार अब सिर्फ डॉलर में नहीं हो रहा। चीन और रूस के साथ कई डील्स युआ और रूबल में भी हो रही हैं, जिससे पेट्रोडॉलर सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका की बार बार की सैन्य दखलंदाजी ने मध्य पूर्व के लोगों के बीच उसके खिलाफ नफरत पैदा की है। इराक और अफगानिस्तान युद्ध के बाद से अमेरिका की छवि एक हस्तक्षेपकारी शक्ति के रूप में बन गई है। वहीं तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, अब रूस के साथ भी गहरी साझेदारी कर रहा है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की कोशिश में है। इजराइल, जो हमेशा अमेरिका का करीबी रहा है, अब भी उसके साथ है, लेकिन फिलिस्तीन संघर्ष और हाल के क्षेत्रीय तनावों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका मध्य पूर्व में स्थिरता ला पाने में सक्षम है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भी इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिससे अरब देशों को नई इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश संभावनाएं मिल रही हैं। इन सब के बीच अमेरिका को यह समझ आ रहा है कि वह अब अकेला किंगमेकर नहीं रह गया है और मल्टीपोलर वर्ल्ड में मध्य पूर्व की राजनीति अब चीन, रूस और स्थानीय शक्तियों के साथ मिलकर तय हो रही है। यह बदलाव अमेरिका की पकड़ को कमजोर कर रहा है और यही संकेत देता है कि आने वाले दशकों में मध्य पूर्व अमेरिकी वर्चस्व का गढ़ नहीं रहेगा, बल्कि नई शक्ति संतुलन का मैदान बनेगा। आज की वैश्विक राजनीति को देखकर यह साफ समझ आता है कि दुनिया अब उस दौर में नहीं है जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर था और हर देश उसकी मंजूरी से फैसले लेता था। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, जहां आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर वही नंबर 1 था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दर्जनों देशों को जोड़ चुका है।
रूस सैन्य शक्ति के रूप में अब भी एक अहम खिलाड़ी है और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन और भारत जैसे देशों के साथ मिलकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत खुद एक उभरती महाशक्ति है जो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और डिप्लोमेसी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका रूस चीन के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है और मध्य पूर्व में अमेरिका का पुराना दबदबा चीन और रूस की सक्रिय भूमिका के कारण कम होता जा रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी अब अमेरिका के दबाव से निकलकर नए साझेदार खोज रहे हैं। डॉलरी वर्चस्व भी चुनौती में है क्योंकि ब्रिक्स देश अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय करेंसी इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह कमजोर हो गया है। उसकी सैन्य ताकत, डॉलर की पकड़, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल नेटवर्क अब भी बेमिसाल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह अकेला निर्णायक खिलाड़ी नहीं रहा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का अर्थ है कि अब फैसले कई देशों और ब्लॉक्स के बीच बातचीत, समझौते और गठबंधन से होंगे। आने वाले दशक में हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जहां अमेरिका अब भी ताकतवर रहेगा, लेकिन चीन, भारत, रूस, यूरोप और क्षेत्रीय शक्तियां भी बराबरी से अपनी जगह बनाएंगी। यही वैश्विक संतुलन का नया युग होगा जहां कोई भी देश अकेला बॉस नहीं बल्कि कई देशों का समूह मिलकर दुनिया की दिशा तय करेगा। यह दुनिया और ज्यादा जटिल भी होगी और ज्यादा लोकतांत्रिक भी, जहां विकास और शक्ति सिर्फ एक के पास नहीं बल्कि कई हाथों में बंटी होगी। यही संकेत है कि अमेरिका का डोमिनेशन कमजोर जरूर हुआ है और मल्टीपोलर वर्ल्ड अब हकीकत बनता जा रहा है।